प्रयास किया, लेकिन फिर भी उसमें सुधार नहीं लाया गया। फिर भी मैंने फिर बोला कि क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा उसको हम सुधार ला सकते हैं। तो सर ने बोला कि प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव रखने के बाद बोला कि हमको इसको कार्य योजना और प्रस्ताव कार्य योजना रख के रणनीति बनाया गया कि इसको हम कैसे सुधारा जा सकता है। तो उसको मैंने रखा और अच्छे से प्रयास किया कि अपने स्कूलों में जाके मैं इसको कर सकूं। अपने स्कूल में गई, फिर मैं वहाँ अपने शिक्षक साथियों के द्वारा चर्चा की। चर्चा करने के बाद उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। उसमें सहयोग करने के बाद कहा कि बच्चों को हम चिन्हांकित करते हैं। तो चिन्हांकित करने से पता चला कि उसमें 15 छात्राएँ 8वीं की जो थी उनकी लिखावट में बहुत स्पष्ट थी कि हम सुंदर लिखावट से अच्छे अच्छे कार्य भी कर सकते हैं और अपने व्यावहारिक जीवन में उसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद हमने स्कूलों में फिर बच्चों लोगों को बहुत से ज़्यादा पैराग्राफ को काट काट के उसको लिखो बोलने, और उसमें श्याम पट में लिखवाया गया, सुंदर लिखावट के बारे में बताया गया। बच्चों को हम लोग ने रोज़ लिखित कार्य दिया जिससे उनके लिखावट में सुंदरता आ सके। लिखावट को सुंदर आने के लिए फिर हम लोगों ने रोज़ एक कार्यक्रम भी रखा। हर सप्ताह में एक एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें से उन लोगों ने हम लोग के प्राइज़ भी देते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बच्चों में और रुचि जागृत हो गई कि हाँ, हम लोग अच्छे से सुंदर लिखावट लिख सकते हैं करके। तो उसमें बच्चे लोग में एकदम उत्साह आ गया कि हाँ, मैडम हमें अच्छा अच्छा बता रही है तो हम इसको आगे भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बहुत प्रयास किया मैडम के द्वारा, और मेरी जो सहायता है वो सहायक की उन्होंने मेरे साथ बहुत सहायता की ताकि बताया कि हाँ, हम लोग ऐसा ऐसा कर सकते हैं करके। तो बच्चों ने बहुत उसे उत्साह से समझा, उत्साह से आगे बढ़ा, जिसमें से 5% 5 जो छात्राएं हैं उसमें बहुत सुधार आया, और जो 7 छात्राएं हैं वे आंशिक सुधार रही, और जो बिल्कुल नहीं सुधार पाई वो 3 छात्राएं हैं जो बिल्कुल भी नहीं। और मैं इस कार्य को आगे भी बढ़ाना चाहूँगी बाद में, ताकि इसको हम अपने छोटे छोटे स्तर पे भी हम इसको अच्छे से बनाया जाए क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा। जनवरी 2013 में क्रियात्मक अनुसंधान का कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें मुझे भी मौका मिला कि मैं अपने विद्यालय में जाकर एक शोध करूं। वैज्ञानिक शोध किया गया, जिसमें विद्यालय संबंधी छोटी छोटी समस्याओं को हल करना हमें बताया गया। तब मुझे भी अपनी एक समस्या स्कूल संबंधी दिखाई दिया कि हमारे विद्यालय में बालिकाएं भोजन छिपा कर रखती थी। मुझे भी लगा कि स्वस्थ भोजन संबंधी आदतों का विकास करने की आवश्यकता है। विद्यालय जाने के बाद मैंने देखा कि हमारे विद्यालय में समस्याएं से बालिकाएं अधिकतर बीमार रहती थी। हमारे विद्यालय में कुल 100 बालिकाएं, 6 शिक्षिकाएं हैं। इस विद्यालय में रहने के दौरान मैंने देखा कि बालिकाएं अधिकतर बीमार रहती थीं। मैंने बीमार रहने का कारण जानने की कोशिश किया। देखा कि स्कूल में पीने के पानी के लिए फ़िल्टर भी लगा हुआ था, और वो भोजन करने के पहले भी हाथ धोया करती थी, और भोजन करने के बाद भी वो हाथ धोया करती थी। प्रतिदिन के क्रियाकलापों को मैंने देखा, वे स्वच्छ आदतों से परिचित थे। फिर भी मैंने देखा कि बालिकाएं बीमार रहती थीं। एक दिन मैंने उनके आवासीय स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैंने देखा कि बालिकाएं बिस्तर के नीचे रैक में भोजन छिपा के रखा करती थीं, और कुछ बालिकाएं तो वो भोजन को ढककर भी नहीं रखती थीं। मैंने देखा, एक दिन देखा, दूसरे दिन फिर निरीक्षण किया, दूसरे दिन भी यही पाया। मैंने बालिकाओं को समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से भोजन दूषित हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बालिकाएं ऐसा करती थीं। फिर मैंने अपनी साथी शिक्षिकाओं से भी इस विषय पर चर्चा किया, तो उन्होंने बताया कि हमारे कई बार समझाने के बाद भी वो ऐसा करती हैं। फिर मैंने सभी बालिकाओं को एक समूह बनाकर उन्हें समझाया, स्वच्छ भोजन संबंधी आदतों के बारे में बताया। फिर 2-3 दिन बाद मैंने फिर निरीक्षण किया, तो देखा कि बालिकाएं वैसे ही वो भोजन को छिपा कर रखती थी। फिर मैंने छात्राओं से जानने की कोशिश की वो क्यों ऐसा करती हैं, तो उन्होंने बताया कि भोजन का समय पे नहीं मिलना, कभी कभी तो वो सुबह भोजन करने की भी आदी नहीं थी, और असमय भूख लगने के कारण वो ऐसा करती थी। फिर मैंने पाया कि एक दिन पालकों की बैठक में पालक भी अपने छात्राओं के लिए, अपने पालकों के लिए भोजन लेके आती थी। उसमें भी वो भोजन लाया हुआ को वो समय पे नहीं खाती थी। वो लाया हुआ भोजन को वो छिपा कर रख दिया करती थी। वो रखा हुआ भोजन को 2 या 3 दिन बाद खाती थी। उसमें भी वो भोजन दूषित हो जाता था, रखा हुआ भोजन। फिर मैंने देखा कि बालिकाएं बीमार रहती थी अधिकतर। मैंने एक कार्य प्रणाली बनाया, समस्या को पूरा जानने की कोशिश किया। उसके बाद उन्हें स्वस्थ भोजन संबंधी जानकारियाँ दी, और उनके पालकों का भी बैठक बिठाया। उसमें भी उनके पालकों को जानकारी दी कि वो जो भोजन लाते हैं या तो वो उसे तुरंत खिलाएं अपने बालियों को, या फिर लाते हैं तो स्वच्छ भोजन ही लेके आएँ। इससे क्या है, बालिकाएं बीमार हो जाती हैं। समस्या के समाधान हेतु मैंने एक कार्य योजना बनाया, जिसमें मैंने अपने साथी शिक्षिकाओं से भी इस विषय पर चर्चा किया। फिर सभी छात्राओं पर मैंने इस शोध को किया।
शोध के दौरान मैंने देखा कि कुछ बालिकाएं वैसा नहीं करती थीं। क्रियात्मक शोध एक विद्यालय संबंधी छोटी छोटी समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, और इस क्रियात्मक शोध की उपयोगिता इस बात की है कि बालिकाएं इससे स्वच्छ रहें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तोकापाल में कुल 100 बालिकाएं हैं, जिसमें मैंने कुल 40 बालिकाओं पर क्रियात्मक शोध किया। शोध के दौरान कुल 34 बालिकाएं में सुधार हुआ। मैं आगे भी प्रयास करूंगी कि वर्तमान में जो बालिकाएं विद्यालय में उपस्थित हैं वे ऐसा ना करने के लिए मैं उनके लिए बहुत प्रयास भी करूंगी। केंद्र प्रवृत्ति योजना अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान कार्यशाला डाइट बस्तर के द्वारा जनवरी 2013 में आयोजित की गई, जिसमें मैं एक प्रतिभागी के रूप में शामिल हुई। हमें इस कार्यशाला में यह बताया गया कि आप अपनी विद्यालय से एक ऐसी समस्या का चयन करें जो कहीं ना कहीं आपके सामने हर वक्त आती है। तो मैंने अपने विद्यालय से एक समस्या जो थी कि स्वच्छता सफाई के ऊपर मैंने ये देखा कि सभी बच्चे प्रदत्त कार्य स्वच्छता सफाई में सहभागिता नहीं दर्शाते थे और ना ही उसके महत्व को समझ पा रहे थे। इसके लिए मैंने इस समस्या को चयन किया और इसके लिए मैंने न्यायाधीश के रूप में विद्यालय के 25 छात्राओं को, जो कि कक्षा 7वीं के थे, उन्हें शामिल किया। हमने ये देखा कि ये छात्राएं काम के प्रति रुचि रखते थे, साथ ही साथ किसी भी काम में आगे नहीं आते थे। तो विद्यालय की मेरे द्वारा और विद्यालय की अन्य शिक्षिकाओं के द्वारा सबसे पहले तो इन 25 छात्राओं का चयन किया गया। चयन करने के बाद यह देखा गया कि ये बच्चे काम के प्रति अरुचि क्यों दिखा रहे थे। कहीं ना कहीं इनमें जागरूकता, प्रेरणा का अभाव था, जिसके कारण शायद ये बच्चे स्वच्छता सफाई के महत्व को अपने व्यवहारिक जीवन से नहीं जोड़ पा रहे थे। तो यह एक चुनौती के रूप में हमारे सामने थी कि क्या कारण है जिसके द्वारा ये सामान्य से एक स्वच्छता सफाई को भी अपने दैनिक जीवन से नहीं जोड़ पा रहे हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले उन 25 छात्राओं को कुछ क्रियाकलाप दिया, जैसे कि हमारे विद्यालय परिसर में कुछ ऐसी गतिविधि कराई गई जिसमें ये बच्चे एक समूह के रूप में अपने कार्य के महत्व को समझ पाए। इसके लिए हमने विद्यालय परिसर में जैसे कि कक्षा की बैठक व्यवस्था, कमरे की व्यवस्था, साथ ही साथ अपने स्वच्छता सफाई के जो महत्व है उसको प्रस्तुत करने के लिए आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण बच्चों के द्वारा ही कराया गया। उसके बाद यह देखा गया कि ये बच्चे जो पहले तो उसके बाद ये देखा गया कि ये बच्चे पहले तो काम के महत्व को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जब विद्यालय परिसर में कुछ ऐसी समूह आधारित गतिविधि कराई गई जिसमें कि ये बच्चे सामने आए, तो निश्चित तौर पर इन्होंने अपने कार्य के महत्व को बखूबी सामने दर्शाया। और हमारे और विद्यालय की अन्य शिक्षिकाओं के द्वारा भी यह देखा गया कि ये बच्चे जो शायद पहले काम के प्रति छूटते थे, आलस्य करते थे या ये सोचते थे कि शायद दूसरे बच्चे उनका काम कर दें, वो अब उस कार्य को अच्छी तरह से कर पा रहे थे। तो ये हमारे सामने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव था कि ये बच्चे जो महत्व नहीं समझ रहे थे वो समूह के में कार्य करना और उसकी उपयोगिता को भली भांति समझ पा रहे थे। तो अगर यदि हम अपने विद्यालय परिसर में यदि इस प्रकार की कुछ भी समस्या है उनका चयन करें और सबसे पहले तो उस समस्या को समझे कि क्या कारण है कि ये बच्चे इस समस्या में या फिर उस विषय को क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि हम उनको एक क्रम से योजनाबद्ध तरीके से कुछ क्रियाकलाप करवाएं तो निश्चित तौर पर उनकी सहभागिता सामने आएगी और वो समूह में कार्य करने के महत्व को समझ पाएंगे। साथ ही साथ बच्चों ने यह भी बताया कि हमने और विद्यालय की अन्य शिक्षिकाओं ने यह भी बताया कि ठीक ऊपर जा रहा नीचे कीजिए। अच्छा। हाँ बोलिए। कहाँ से बोले? साथ ही साथ हमने स्कूल के विद्यालय हम साथ ही साथ हमारे विद्यालय की अन्य शिक्षिकाओं और मैंने भी यह बताया कि यदि आप समय और श्रम के महत्व को समझ पा रहे हैं तो देखिए कि आपका हर कार्य किस प्रकार आसानी से संभव हो जाता है और सरल हो जाता है। तो ये जो एक विषय था जिसको कि हमने एक समस्या के रूप में लिया हमारे विद्यालय में स्वच्छता सफाई के ऊपर में, जिसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे विद्यालय की छात्राओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और वो बच्चे जो कि सक्रिय होकर अपनी अहम भूमिका नहीं निभाते थे वो अब सामने आए और अन्य बच्चों की तरह हर कार्य में अपनी सहभागिता दर्शा पा रहे हैं और निश्चित तौर पर स्वच्छता सफाई को अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ पा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं इस कार्यशाला में मैंने इस विषय का चयन कर कुछ हद तक अपने विद्यालय की इन छात्राओं की कुछ समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया, जिसमें मेरे विद्यालय की अन्य शिक्षिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमने देखा कि न्यायाधीश के रूप में इन 25 बच्चों में लगभग 18 बच्चों में कुछ हद तक स्वच्छता सफाई के महत्व को समझने में स्वच्छता सफाई के महत्व को वो समझ पा रहे हैं, लेकिन अभी भी इन 25 बच्चों में कुछ जो 18 बच्चों के अलावा जो बच्चे बचे हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं स्वच्छता सफाई या फिर समूह में कार्य करने की प्रेरणा के प्रति जागरूकता कम है। तो हम आगे निश्चित तौर पर कुछ ऐसी कार्य प्रणाली अपनाएंगे। बस्तर डाइट द्वारा आयोजित क्रियात्मक अनुसंधान कार्यशाला में मैं एक प्रतिभागी के रूप में शामिल थी। तो इस क्रियात्मक अनुसंधान में एक समस्या का चयन करने को लेकर तो मैंने अपने स्कूल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बस्तर में एक समस्या का चयन किया गया। समाधान कालखंड में बालिकाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाती, तो इस समस्या का चुनाव करके मैंने कक्षा 8वीं की 41 छात्राओं में से 20 छात्राओं का चयन किया, जो कि इस समाधान कालखंड में भाग नहीं लेती हैं, क्योंकि उनमें सर में झिझक महसूस होती है और वे किशोरावस्था की समझ नहीं होती। किशोरावस्था के बारे में बताया गया। तत्पश्चात माहवारी के दौरान होने वाली समस्याओं, शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराया गया। इसके पश्चात बालिकाओं को यूनिसेफ द्वारा प्रदत्त पुस्तकें पढ़ने को भी दिया गया। तो इस क्रियात्मक अनुसंधान के पश्चात 20 बालिकाओं में से 14 बालिकाएं जो है सक्रिय हो पाई तथा 6 बालिकाएं सक्रिय नहीं पाई। तो इन 6 बालिकाओं पर मुझे कार्य करने की आवश्यकता है और आगे भी मैं इस क्रियात्मक अनुसंधान को इन 6 बालिकाओं के ऊपर करूँगी।